Chala. The central conflict of the play is about theatre versus cinema. It is richly layered to offer several universal themes such as theatre or cinema, art or family, art for the sake of art versus art for the sake of life. Writer Priyam Jani. Cast Nikhil Chaudhary and Satyam Gangwar. Music direction by Manpreet Singh and Ashutosh Mahajan. Lightning design Akshay Kumar Soni and Saurabh Kumar. I request you guys to kindly put your phones on silent as it may disrupt the performance of the actors. So ladies and gentlemen, we finally present you Natya Chala. धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा खुद गुरु द्रोण ने चढ़ाई। किंतु आज जब मैंने दुर्योधन को देखा, निशस्त्र, दीन, आंखों में आंसू भरे, मैंने मरोड़ दिया अपने धनुष को, मरोड़ दिया। कुचले हुए सर्प सा भयावह, किंतु शक्तिहीन मेरा धनुष है ये, जैसे है मेरा मन। अरे अब किसके बल पर लूंगा मैं प्रतिशोध अपने पिता की निर्मम हत्या का। वन में, इस भयानक वन में भी भूल नहीं पाता हूँ कि कैसे सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा कि अश्वत्थामा मारा गया, कि अश्वत्थामा मारा गया, भूल तुम अरे आप बैठिए ना। आज अचानक इतने सालों बाद यहाँ कैसे हो तुम? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अरे मैं कैसा? अरे भाई इस मंच जैसा पुराना, धूल से जमा हुआ और बिल्कुल सूर। अरे तुम तब से इधर खड़े थे क्या? जी जनाब, बस आपको परफॉर्म करते हुए देखा। क्या देखा? यही ना कि मैं कितना कमजोर और भूला होता। जी नहीं, बल्कि ये देखा कि अभी आपसे कितना कुछ सीखना बाकी है। आप हर शाम यहीं बिताते हैं? अरे भाई मेरा बस चले तो मैं पूरा दिन यहीं पर बिताऊं, पर काम ही इतने करने पड़ते हैं। सुबह उठकर समीर यानी कि मेरा पोता, सुबह उठकर समीर को स्कूल छोड़ने जाओ, उसके बाद घर आकर अजय के लिए खाना बनाओ, उसके बाद दोपहर के 12 बज जाते हैं घर की सफाई करते करते,
उसके बाद समीर को स्कूल से लेने जाओ, उसके बाद पूरी दोपहरी उसका होमवर्क कराने में चली जाती है। होमवर्क के बाद मैं जब उसे ट्यूशन छोड़ने जाता हूँ, उसके बाद मैं सीधा यहाँ चला आता हूँ, जो कि मेरा दूसरा घर है। 7:30 बजे जब उसका ट्यूशन समाप्त होता है, तब तक मैं यहीं पर रहता हूँ। 5:30 से 7:30, यानी कि मैं सांस तो 24 घंटे लेता हूँ, लेकिन जीता सिर्फ 2 घंटे ही। पर सच में जनाब, इतने सालों बाद आपको परफॉर्म करते हुए देखा, पर उसके बाद भी मेरा आपसे वही सवाल। कौन? यही कि आप जो भी कैरेक्टर करते हैं उसमें इतनी रियलिटी, इतनी डेप्थ कहाँ से लाते हैं? भाई मेरा तो जवाब आज भी वही है। मैं जो भी किरदार करता हूँ उसे मैं कहीं ना कहीं अपने आप से रिलेट कर पाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अश्वत्थामा। अरे मैंने मंच पर अनगिनत किरदार निभाए हैं, पर अश्वत्थामा एक ऐसा किरदार है जिससे मैं अपने आप को सबसे ज्यादा रिलेट कर पाता हूँ। उसकी पीड़ा, आक्रोश, बेचैनी और लाचारी, और तो और उसे भी धोखे से परास्त किया गया था ना। आप अभी मुझसे नाराज हैं? अरे नहीं, वो उधर शायद मेरा फोन वाइब्रेट कर रहा है। मैं लेके आता हूँ। जल्दी बताओ किसका? अजय। अजय? हाँ अजय, हाँ मैंने बिजली का बिल तो कब का भर दिया था। हाँ मैंने पानी का नल भी ठीक करा। अरे प्लम्बर तो 100 रुपए मांग रहा था, लेकिन मैंने आधा घंटा तोल मोल किया, तब जाकर कहीं 80 रुपए में बात बनी। मैंने तोल मोल किया, तेरे बाप ने, मैंने तोल मोल किया। अच्छा सुन, आज सब्जी कौन सी बनाऊं? टिंडे। ठीक। हाँ मुझे याद है, मैं समीर को ट्यूशन से सीधा लेकर घर पर चला जाऊंगा और 1 मिनट भी देर नहीं करूंगा। तो बिल्कुल फिक्र ठीक। अरे जनाब, इन नाटकों की स्क्रिप्ट को आपने अभी तक संभाल के रखा हुआ है। ये कहना बेहतर होगा कि इन नाटकों की स्क्रिप्ट ने मुझे अभी तक संभाल कर रखा, वरना मेरा पता नहीं क्या। पगला घोड़ा है बदल आधे अधूरे। जनाब, आधे अधूरे कुछ याद आया आपको? अरे कैसे भूल सकता हूं मैं, वो हमारी पहली मुलाकात। अरे अंदर आएगा? यस। अरे वो बत्रा साहब भेजे हैं। अरे वो थिएटर आर्टिस्ट बत्रा, अरे वो कह रहे थे कि आपको अपने नाटक के लिए कोनो हीरो चाहिए। हीरो नहीं, एक्टर चाहिए, एक्टर। अरे हाँ वही। अंदर आएगा? बत्रा ने बताया नहीं कि मैं वक्त का कितना पाबंद हूँ। अरे बताया तो था, पर वो कहा है ना, आज हमारे दोस्त लल्लन का जन्मदिन था। अरे एक ही तो दोस्त है हमारा, लल्लन यादव। अरे हम यूपी साइड का ही है। अब हमने उसको बोला कि आज हमारा वो, अरे क्या कहते हैं, हाँ रिहर्सल। तो वो कहने लगा, अबे एक बात बताओ, ये रिहर्सल तो रोज होती रहेगी, रोज का जन्मदिन थोड़ी ना रोज आएगा। इसलिए हम थोड़ा सा लेट हो गए। तुम रहते कहाँ? अरे यही दादर ईस्ट में रूम है, वहीं पर रहते हैं 6 लोगों के साथ। और मुंबई में कब से? 10 दिन। कभी नाटक वाटक में काम किया है पहले? अरे क्या बात कर रहे हैं, बचपन में हम हिस्सा रहे थे वानर सेना का अपने गांव की रामलीला टोली में। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जाहिर है कि तुम मुंबई फिल्म स्टार बनने आए। ये नाटक वाटक में काम करके क्या मिले? देखिए सच बात बताएं, देखिए नाटक वाटक ना सब छोटा चीज है। अच्छा। अरे हमको तो सनीमा के पर्दे पे जाना है, सनीमा के।
पर वो बत्रा साहब बोले कि नाटक के कलाकारों को थोड़ा जल्दी मौका मिल जाता है, इसलिए हम यहाँ पधारे। अच्छा, बत्रा साहब एक बात और कह रहे थे कि ये नाटक से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बताइए। अरे सटिया गए बत्रा जी, अब बताइए उनको जाके कोई कि हमको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। अरे हमको तो सब कुछ आता है। तुमको सब कुछ आता है? और क्या? अरे वाह, पहले क्यों नहीं बताया? अरे पहली बार ऐसे सबसे पाला पड़ा है जिसे सब कुछ आता है। क्या तुम मेरे लिए ये पढ़ने का कष्ट करोगे? ठीक है। अरे कॉन्ट्रैक्ट है क्या? अरे पेन दीजिए ना, पढ़ना क्या, ऐसे ही साइन कर देते हैं। नाटक की स्क्रिप्ट है जिसे तुम्हें नीचे बैठकर पढ़ना होगा मेरे दोस्त। नीचे? हाँ, नीचे बैठकर। और अपनी आवाज बड़ी रखना, ये थिएटर है तुम्हारा सिनेमा नहीं। आधे अधूरे, लेखक मोहन राकेश। अरे ये जोड़ी ओड़ी है क्या? सलीम जावेद जैसा नहीं? नहीं है क्या? कई आदमी है मोहन राकेश। साल बिना सरनेम का राइटर बन गया। अच्छा, अब समझ आई हमको ये बात। ये अधूरा नाम है इसीलिए आधे अधूरे नाटक लिखता है ना। ऐसे क्या बोल रहे हैं, पढ़ते हैं ना। फिर एक बार फिर से वही शुरुआत। शुरुआत नहीं, शुरुआत। शाह। हाँ तो हम भी तो वही कह रहे हैं। सा शुरुआत नहीं, शुरुआत। शिरोमणि का शाह, शिरोमणि का शाह। Do you get it? शिरोमणि का सा, हाँ। तुम सबूत का सा बोल रहे हो और मुझे शिरोमणि का शाह सुनना है। अरे आप तो साहब बोल रहे हैं, वो हमारी जुबान से नहीं निकल रहा है। अरे बाबा, पर आपको तो सब कुछ आता है ना। पढ़िए पढ़िए, चल आराम से आगे। मैं नहीं जानता कि आप लोग मुझसे क्या आशा कर रहे हैं। It's not आशा, it's आशा। फिर से वही गलती कर रहे हो तुम, इडियट। पढ़ो। मैं नहीं जानता कि आप लोग मुझसे क्या आशा कर रहे हैं। आपको तो सब कुछ आता है ना, फिर इतना पसीना। पसीना पोंछो और जल्दी पढ़ना शुरू करो। मेरे पास तुम्हारे लिए पूरा दिन नहीं है। कम ऑन, मेक इट क्विक। मैं नहीं जानता कि आप लोग क्या। आवाज क्यों कम है? आवाज क्यों कम हुई? मैंने कहा था ना कि मुझे तुम्हारी आवाज आखिरी रो तक सुनाई देनी चाहिए। लाउडर, लाउडर। मैं नहीं जानता कि आप लोग मुझसे क्या आशा कर रहे हैं। क्या कमाल है? क्या कमाल है? बेस, बेस, मंत्र सप्तक। हैं? कब तक? अरे क्यों भैया हमारी टांग खिंचाई कर रहे हो? अरे आपको तो सब कुछ आता है ना, सब कुछ। देखिए हमका नहीं आवत। क्या मुझे सुनाई नहीं पड़ा, जरा जोर से समझाइए। अरे हम कह रहे हैं ना कि हमका नहीं आवत है, हमका कछु नहीं आवत। माफ करना मेरे दोस्त, तुम्हें नीचा दिखाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं तो बस ये समझाना चाहता था कि घमंड के चश्मे उतारोगे नहीं तो हर तरफ भ्रम ही भ्रम दिखाई देगा। बेटा एक बात हमेशा याद रखना,
जब भी तुम शाह का उच्चारण करो तो तुम्हारे मुंह से हवा निकलनी चाहिए कुछ इस तरह। शाह। सा। एक बार और ध्यान दो। शाह। सा। सा। एक बार और कोशिश करो। शा। बिल्कुल सही, एक बार और। शा। बहुत अच्छी। अब इसे पूरे इस वाक्य के साथ एक साथ पढ़ो। फिर एक बार फिर से वही शुरुआत। शाबाश, बहुत अच्छी। अरे नहीं बेटा नहीं, ये थिएटर में चलने का बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, थिएटर में तुम्हारी चाल तुम्हारे किरदार के अनुरूप होनी चाहिए, यानी कि किरदार अलग तो चाल भी अलग। पर एक बेसिक रूल है जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा। जब भी तुम्हें जिस भी दिशा में चलना हो उस दिशा का पैर पहले आगे बढ़ो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे दाईं ओर चलना है तो अपना पहला दायां पैर आगे बढ़ाऊंगा और चलूंगा, और अगर पहले बाईं ओर चलना है तो पहले बायां पैर आगे बढ़ो। समझ गए? फिलहाल तुम मेरी तरह बिल्कुल सिंपल चलने की कोशिश करो, बिल्कुल सिंपल। चल। जनाब वो अरे बेटा, एक बात तो मैं तुम्हें बताने भूल गया। जब तक तुम्हारे नाटक का नाट्य चालक ना गए तब तक नीचे या अचानक से ऐसे ऊपर नहीं देखना चाहिए। हमेशा आंखों में आंखें डालकर डायलॉग लेना चाहिए, और अगर तुम्हारा डायलॉग ऑडियंस में है तो तुम्हारा आई कांटेक्ट तुम्हारे कद के बिल्कुल बराबर होना चाहिए, बिल्कुल बराबर। समझ गए? बिल्कुल, बहुत अच्छे। ये तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। माना कि मैंने कहा था कि तुम्हारी आवाज आखिरी रो तक जानी चाहिए, पर कम से कम पहली रो वालों का तो ख्याल रखो, जिनके तो कान के पर्दे ही फट जाएंगे। थिएटर में दो चीजें बहुत जरूरी है, वॉइस मॉड्यूलेशन और वेरिएशन। एक डायलॉग को अलग अलग वेरिएशन के साथ पेश करना सीखो। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा डायलॉग क्या है जरा मुझे बताओ। ये तुम कहाँ जा रहे हो? ठीक है, ये तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता। बहुत ही सिंपल डायलॉग है, देखो मैं इसे अलग अलग वेरिएशन कैसे देता हूँ। वेरिएशन नंबर 1 गुस्से के साथ, तुम कहाँ पर जा रहे हो। वेरिएशन नंबर 2 डर के साथ, तुम कहाँ पर जा रहे हो। वेरिएशन नंबर 3 शरारत वाला, कहाँ पर जा रहे हो। यानी कि एक सिंपल डायलॉग को अलग अलग वेरिएशन के साथ पेश करना सीखो। और जहां तक वॉइस मॉड्यूलेशन का सवाल है तो हमेशा याद रखना, थिएटर में गले का इस्तेमाल करो, पेट का नहीं। माफ करना, पेट का इस्तेमाल करो, गले का नहीं। एक लंबी सांस भरो और आप बोलो। ये तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता। बिल्कुल, बहुत अच्छा, इसी तरीके से करें। जनाब हम सच कह रहे हैं, अगर आप नहीं होते ना तो हम बंबई की गलियों में भटकते रह जाते। नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही कम समय में तुमने अपनी ईमानदारी, लगन और परिश्रम से ये सब हासिल किया है। पर इसका श्रेय भी तो आप ही को जाता है। बस अब मक्खन लगाना बंद करो। नहीं जनाब। बस याद है मैंने उस दिन तुम्हें नाटक की स्क्रिप्ट दी थी, आषाढ़ में की। आज उस स्क्रिप्ट को रिहर्सल कर देते आना। मैं तुम्हें कालिदास के साथ। पर जनाब क्या हम ये कर पाएंगे? अरे तुम ही कर पाओगे, बिल्कुल तुम ही कर पाओगे। देखो मुझे सबसे ज्यादा भरोसा तुम्ही पर है। याद है मैंने उस दिन क्या कहा था कि ज्ञान तो एक विशाल समंदर है, उत्सुक होकर इसमें गोते लगाओगे तो रोज एक नया मोती तुम्हारे हाथ लगेगा। पर अगर इस समुद्र के किनारे बैठे रहोगे तो सिर्फ रेत और पत्थर ही हासिल होंगे। यार तुम्हें मेरी तमाम बातें याद? जी, पर हमेशा से मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता था। वो कौन? यही कि मेरा रवैया, मेरा हुलिया, यहाँ तक कि मेरी जुबान एक जानवर से भी बदतर थी। उसके बावजूद भी आपने मुझे अपने ग्रुप में शामिल किया। यानी कि इनडायरेक्टली तुम मुझसे अपनी तारीफ सुनना चाहते। जनाब ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस मैं सब समझता हूँ। देखो मुझे तुम्हारा एक रवैया बहुत पसंद आया था, वो था तुम्हारी ईमानदारी। वो रिहर्सल का पहला दिन था और तुम्हें पता था कि मैं वक्त का कितना पाबंद हूँ।
फिर भी तुमने आने की कोई भी बहाना नहीं मारा देरी से। तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो पहला इंप्रेशन झाड़ने के लिए कोई ना कोई बहाना डाल दे, लेकिन तुमने बिना सोचे समझे सच किया। आप मेरी फिल्में देखते हैं? क्या हुआ? आप अब भी मुझसे नाराज हैं? अरे आप कब तक नाराज रहेंगे मुझसे? हाँ, कब तक? रोज घर से छाता लेकर निकलता था तो बारिश का नामो निशान भी नहीं होता। आज छाता भूल गया तो इतनी तेज बारिश। देखो 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 मौसम और इंसान, अगर दोनों बोलकर बदलते तो कितना बेहतर होता ना जीवन। देखिए देखिए, मुझे नहीं लगता कि मैंने जो भी किया वो गलत था। तुम जब भी झूठ बोलते थे ना तो अपनी नाक को यूं ही चिल्लाते थे, बिल्कुल यूं। देखिए देखिए, मैं वाकई सच कह रहा हूँ। I don't regret my decision. Good, very good, because you shouldn't. आप बहुत नाराज हैं ना? अरे मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ और आज एक इस बात का फैसला हो ही जाए। अरे कौन है जो तुम्हारे दिमाग में ऐसा भूसा भरता? अरे मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, तो बिल्कुल भी नाराज नहीं। आप जब भी झूठ बोलते थे ना तो अपना माथा गुजाते थे। क्यों? इसका मतलब है हम दोनों एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं। अरे अंधेरे में ढकेलते जा रहे हैं एक दूसरे को जनाब। इस कर्कश वास्तविकता के उजाले से अंधकार ही कई बेहतर है। और ये वास्तविकता कितनी भी कर्कश क्यों ना हो, मैं इसका सामना करने के लिए तैयार। मेरी बात मानो तो अगर हम इस राज को राज रहने दे तो बेहतर हो। पर आज मैं इस राज से ऊपर पर्दा हटाए बिना नहीं जाने वाला और ना ही आपको जाने दूंगा। सुना आपने? मैं आपको बेटा मेरी बात समझो। अगले महीने मेरा शो है और जिस लड़के को मैंने कालिदास का किरदार दिया है वो नया है। मुझे काफी सारा पॉलिशिंग करवाना है। मेरी बात को समझो। पापा, आप क्या एक दिन के लिए अपने डायरेक्टर का लिबास उतारकर पिता का लिबास नहीं पहन सकते? अजय, तुम्हारी माँ ने भी एक दिन ऐसी ही जिद करी थी, बिल्कुल ऐसी। वो हमारी शादी की सालगिरह थी और मैं तुम्हारी माँ की जिद की वजह से रिहर्सल पर नहीं जा पाया। हमने घर पर दोस्तों को बुलाया और बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट भी किया। पर सेलिब्रेशन के दौरान मुझे पता चला कि गुरुजी के बेटे और बहू की मौत हो चुकी है कार एक्सीडेंट में। और फिर भी गुरुजी रिहर्सल पर मौजूद थे। अजय, मौजूद थे। मैं स्तब्ध रह गया, मैं ठिठुर गया। अरे उनकी दुनिया उजड़ गई थी लेकिन फिर भी वो रिहर्सल पर मौजूद थे। और मैं रिहर्सल पर इसलिए नहीं गया क्योंकि मैं शादी की सालगिरह मना रहा था। बेटा उस दिन से मैंने ठान लिया कि मैं अपनी निजी जिंदगी का साया अपने थिएटर पर नहीं पड़ने दूंगा, यानी नहीं पड़ने दूंगा। पापा, आपकी निजी जिंदगी का साया तक नहीं पड़ता है थिएटर पर आपके थिएटर का साया पड़ता है आपकी निजी जिंदगी पर। उसका क्या? बेटा मेरी बात को समझो। मेरे सभी कलाकार नए हैं और अगर मैं लापरवाह हो गया तो क्या उन्हें गलत सीख नहीं मिलेगी? और वो लोग यही सीख अपनी आने वाली पीढ़ी को देंगे और उनकी आने वाली पीढ़ी अपनी आने वाली पीढ़ी को। और अगर ऐसा होता ना तो थिएटर का भविष्य कभी भी सुनहरा नहीं हो पाएगा। पापा, आपको थिएटर के भविष्य की फिक्र है पर अपने बेटे के वर्तमान की कोई फिक्र नहीं। बेटा अंग्रेजी में एक कहावत है, What cannot be cured, it must be endured। मेरा इंतजार मत करना रात, सो जाना टाइम पर, मुझे देरी हो जाएगी। पापा, पापा, अंग्रेजी में एक और भी कहावत है, better late than never। Happy birthday to me। Happy birthday। Happy birthday to you। जनाब आइए केक काटिए। अरे ये केक वगैरह ये
साहब, अरे नहीं, आज मेरा जन्मदिन है क्या? अरे भूल गए क्या? आज 25 अप्रैल है। चलिए चलिए केक काटिए। अरे नहीं। और वैसे भी मेरे जीवन में कुछ जश्न मनाने लायक बचा ही नहीं है ना। और कहीं ना कहीं इसकी वजह मैं, है ना? तुम्हें पता है समीर का ट्यूशन कहाँ पर है? जी नहीं। सिविल लाइंस के बगल में पुरानी और झुकी हुई इमारत है 4 माले की, धीरज अपार्टमेंट। उसके चौथे माले पर समीर का ट्यूशन है। अब शुरू में तो मैं समीर की उंगली पकड़कर किसी तरह हाफते 4 माले चढ़ जाया करता, लेकिन चौथा माला आते मेरे घुटने जवाब दे देते थे। लेकिन फिर भी मैं अपने चेहरे से मुस्कुराहट नहीं हटाता था ताकि समीर को गिल्टी फील हो। लेकिन समीर ठहरा काफी होशियार, वो ये सब फिर भी भाग जाया करता था, क्योंकि जो रुदान सुनाई और दिखाई नहीं देती ना, वो सामने वाले को और भी गहराई से स्पर्श हो जाती है, और समीर को भी हो गई। इसीलिए समीर ने मुझे कुछ दिन बाद 4 माले चढ़ने से मना कर दिया। अब वो ट्यूशन टीचर की बालकनी पर जाकर मुझे गुड बाय बोलता है, काइंड ऑफ कंफर्मेशन दैट आई हैव रीच्ड टू द सेफेस्ट प्लेस। और जब तक वो 4 माले चढ़ रहा होता है, मैं पता क्या कर रहा हूं? टकटकी लगाए बिल्डिंग की सीढ़ियों की तरफ देखता रहता हूं और ये सोचता हूं कि जो लोग इन सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए ये सीढ़ियां क्या है? सिर्फ एक निर्जीव ढांचा जिस पर पैर रौंदकर वो अपनी मंजिल तक पहुंचता है, और मंजिल तक पहुंचने के बाद इन सीढ़ियों की तरफ पलट कर भी नहीं देखता। Yes, no emotional connections at all. और इस बिल्डिंग में लिफ्ट भी नहीं है, यानी कि सीढ़ियों का इस्तेमाल राजी खुशी नहीं, सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि और कोई चारा भी तो नहीं है ना। और ये सब सोचकर मेरे दिमाग में सबसे पहले चेहरा तुम्हारा आता है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा, क्योंकि तुमने भी थिएटर का सीढ़ियों की तरह इस्तेमाल किया, राजी खुशी नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास अपनी मंजिल तक पहुंचने का कोई और जरिया नहीं था। नहीं जनाब, ऐसा हाँ, तुम्हारे लिए थिएटर सिर्फ एक सीढ़ी थी, एक निर्जीव ढांचा जिस पर पैर रौंदते वक्त कोई उसकी पवित्रता और भावनाओं के बारे में नहीं सोचता। जहन में होती है सिर्फ और सिर्फ एक मंजिल, और मंजिल पाने के बाद उससे मुंह मोड़ लिया जाता है। उस दिन कितनी आसानी से तुमने कह दिया कि मुझे थिएटर छोड़ता। अरे थिएटर तो तुम्हारे लिए बगीचा था ना, कि जब मन किया तब आए और जब मन उठ गया तो चले गए। लेकिन शायद मैंने तुम्हें पहले दिन ही सिखाया था कि थिएटर की तुलना फौजी समुदाय से की गई है, क्योंकि थिएटर मांगता है संपूर्ण आत्मसमर्पण, निस्वार्थता और बलिदान। उस दिन तुमने क्या कहा था कि थिएटर ज्वाइन करते समय मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। कॉन्ट्रैक्ट? ये तुम क्या कह रहे हो? देखिए, मैं जानता हूं तुम्हें किसी ने भड़काया है। देखिए, हम आपके हाथ का खिलौना नहीं है कि जब मन चाहेगा तब आप चाबी भरेंगे और हम नाचेंगे। अच्छा, फिर आज एक दिन में ये काया पलट कैसे हो गई? देखिए, एक दिन की बात नहीं है। हम बहुत दिनों से बताने की कोशिश कर रहे थे कि हम थिएटर छोड़ना चाहते हैं, पर हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। और वैसे भी कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा आप पर अगर आपका एक मजदूर कम हो जाएगा तो। एक मजदूर? जी हाँ, एक मजदूर। अरे हम सब मजदूर ही तो हैं, जो आपकी महत्वाकांक्षी मजदूर के साथ भी नहीं करता। बेटा देखो, मैं तुम्हारी रग रग से
वाकिफ हूँ। जरूर तुम्हें किसी ने उकसाया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ मुझे बता दो तुम्हें किसने उकसाया है। कितना कितना विश्वास है ना आपको कि हम इतने आत्मनिर्भर हो ही नहीं सकते कि हमारे भी निजी ख्यालात हो सके, हमारे भी निजी मत हो सके। अरे आपको तो बस तानाशाही करनी आती है। नियमों की गंध इतनी फैला रखी है कि कभी कभी तो जीना भी मुश्किल हो जाता है। वही नाटक देखो जिसका मैं सुझाव करता हूँ, वही संगीत सुनो जिसका मैं सुझाव करता हूँ, वही लिटरेचर पढ़ो जिसका मैं सुझाव करता हूँ। ये फिल्में, इन फिल्मों का तो नाम भी लेना मेरे सामने मना है। रिहर्सल के बाद किसी फिल्म के डायरेक्टर की खिल्लियां उड़ाओ और किसी नाटक के महारथी की गाथाएं गाओ। अरे हम सब कठपुतलियां ही तो हैं आपकी। जब भी किसी दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो आप हमारी डोर खींचते हैं और हमें उस दिशा में फेंक देते हैं जिधर आप चाहते हैं। देखो बेटा, मैं मानता हूँ कि मेरा रवैया कई बार तुम्हारे खिलाफ होता है, तुम लोगों के खिलाफ होता है, मैं मानता हूँ। पर एक बात बताओ, मुझे लगता है कि कभी-कभी मैं तुम्हें इन पाबंदियों में बहुत ज्यादा तक बांध देता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? अरे मैंने सारी जिंदगी गलतियां करने और सुधारने में लगाई है और मैं नहीं चाहता कि तुम भी वो गलतियां करो। अरे तो ठीक है ना, हमें भी उन गलतियों से सीखने दीजिए। अरे पता तो लगे कि आखिर वो गलतियां हैं क्या, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हमें अपने अनुभव से सीखने दीजिए। लेकिन अब बस बहुत हो गया। मैं ये सारी चीजें, ये थिएटर, ये सब छोड़ के जा रहा हूँ। नमस्ते। मेरी बात सुनो बेटा, मेरी बात सुनो बेटा। अरे कम से कम ये तो बताते जाओ कि तुम्हें किसने उकसाया था। अरे मैं पूरी जिंदगी भर पागलों की तरह सोचता रहूंगा कि तुम्हें किसने उकसाया था। मुझे बता दो, मेरी बात सुनो, मुझे बता दो, मेरी बात सुनो, मुझे बता दो, मेरी बात सुनो, मुझे बता दो कि उस दिन तुम्हें किसने उकसाया था। कम से कम ये मुझे आज तो बता दो। अगर आपको वाकई ये लगता है कि उस दिन मुझे किसी ने उकसाया था तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। किसने उकसाया था? अरे वो मूलचंदानी। कौन मूलचंदानी? अच्छा, वो सी ग्रेड फिल्मों का डायरेक्टर। जी हाँ, उसने मुझे बताया कि वो अपनी एक फिल्म में मुझे कास्ट करना चाहता था और आपने ये बात मुझ तक पहुंचने नहीं दी। नहीं, तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, सरासर झूठ। अगर आप मेरी ये बात मान लेते तो मुझे बहुत हैरानी होती। चलिए, कम से कम इस बात से ये तो तय हो गया कि कोई ऐरा गहरा हमारे रिश्ते को तोड़ नहीं सकता। ये गोल गोल बातें करना बंद करो। मुझे तुम्हारे मुंह से सिर्फ और सिर्फ सच सुनना है। मुझे भी जनाब, मुझे भी आपके मुंह से सिर्फ और सिर्फ सच ही सुनना है। आपको क्या लगता है, आप मुझसे ये कहेंगे कि मैं तुमसे इसलिए नाराज था क्योंकि तुमने थिएटर को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया और मैं ये सारी बातें सच मानकर यहाँ से चला जाऊंगा? देखिए जनाब, आपके सवाल का जवाब मेरे पास है, मेरे सवाल का जवाब आपके पास है। और तुम मेरे सवाल का जवाब जब तक नहीं दोगे जब तक मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। वाह रे वाह, जो तू मेरी ढपली बजाए मैं तेरा राजा। जी नहीं जनाब, it's like you scratch my back and I'll scratch yours. You know, it sounds more sophisticated. अरे आप हंस क्यों रहे जनाब? अरे तालियां क्यों? कल तक जिसके मुंह में चौरसिया छाप बीड़ी हथौड़ी डाल के गुटखा हुआ करता था, वो आज हुआ करता था जनाब, अब नहीं हुआ करता था। जी जनाब, अब नहीं। अरे क्या अंदर चाहे कितना भी सयाना हो जाए, गुलाटी मार रहा है छोटी। अरे नहीं जनाब, वो एक्चुअली क्या है ना कि अगली फिल्म में मैं गांव वाले का रोल कर रहा हूँ, यू नो, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए यू नो मेथड एक्टिंग, यानी कि खूनी का किरदार मिलता तो तुम खून करते थे। मेथड एक्टिंग।
अरे तुम्हारे बॉलीवुड में जिन्हें स्टैनिस लेवेस्की का नाम तक नहीं पता ना, वो भी मेथड एक्टिंग करने का दावा करते हैं। कौन? स्टैनिस समथिंग, राइट? क्या बात! अब जाकर हुए तुम असली बॉलीवुड सुपरस्टार। देखिए तो जरा, आज भी आपकी सोच बिल्कुल भी नहीं बदली ना बॉलीवुड को लेकर। बिल्कुल नहीं बरखुरदार, और तुमसे मिलने के बाद तो मेरी राय और भी आज मजबूत हो गई है। लेकिन एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि थोड़ी ही सही, लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री ने तरक्की तो की। थोड़ी क्यों भाई, बहुत तरक्की। अरे पहले तो सिर्फ स्टोरी बाहर से उठाते थे, लेकिन अब तो स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, म्यूजिक, पोस्टर और तो और एक्टर भी बाहर से उठाते हैं। और अगर ऐसी ही बेहुदा फिल्में बनाते रहना तो एक दिन ऑडियंस भी बाहर से बुलाएगी। देखिए जनाब, तालियां एक हाथ से नहीं बजती। जितना कसूर इंडस्ट्री का है, उतना ही कसूर, या मैं तो कहूंगा कि उससे ज्यादा उन दर्शकों का है जो ऐसी फिल्में देखते हैं। आपको पता है हम ऐसी मसाला फिल्में क्यों बनाते हैं? क्योंकि लोग इसको देखने आते हैं। अगर लोग ऐसी फिल्में बॉयकॉट कर दें तो हम भी झक मार कर अच्छी फिल्में बनाने लगेंगे। और इसका जिम्मेदार भी तुम्हारा बॉलीवुड ही है भैया। कैसे? एक बात बता, अगर 100 साल तक मैं तुम्हें कचरा चबाने को दूंगा और अचानक से तुम्हारे सामने साफ सुथरी चीज रख दूंगा, तो तुम जाहिर सी बात है ना, साफ सुथरी चीज ठुकरा कर कचरा ही चबाओगे। है जो भी है, अब इंडस्ट्री बोलती रहती है कि लोगों को ऐसी फिल्में देखना पसंद है, तो हम क्या करें? और लोग कहते रहते हैं कि इंडस्ट्री ऐसी फिल्में बनाती है, तो हम क्या करें? और इसी तरीके से ये सिलसिला इल्जाम लगाने का चलता रहेगा। और इस तरह तुम फिल्मी एक्टर शिकायत करने की बजाय अफसोस बनाते रहोगे। और ऐसे फिल्म एक्टर्स को अफसोस मनाते हुए देखकर आप जैसे थिएटर आर्टिस्ट जश्न मनाते रहेंगे। अरे जनाब, कैसा लगा कि? बढ़िया है भाई, बढ़िया है। वैसे एक बात बताओ, आज जिस भी तरह से हो, लेकिन मैंने काफी दिनों बाद अपना जन्मदिन मनाया। अच्छा ऐसा? तो फिर क्यों ना इसी बात पर वो राज की बात बता दी जाए, रात से पर्दा हटा दिया जाए, है ना? क्या हुआ जनाब? बेटा तुम अभी तक सोए नहीं? पापा, नींद ही नहीं आ रही। इतनी एक्साइटमेंट की न्यूज़ है ना, आपको पता ही है कि मेरा एडमिशन केएन कॉलेज में होने वाला है, और वो महाराष्ट्र का नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज है। मैं तुमसे कुछ तो कहना चाहता हूँ। पापा, मुझे पता है कि कॉलेज पुणे में है, तो क्या हुआ? मैं आऊंगा ना आपसे मिलने। बेटा मेरी बात तो सुनो। पापा, आपको पता है पिछले साल उसके कट ऑफ 92% गए थे। मैं पूरी मेहनत करूंगा ताकि उतने मार्क्स ला सकूं, और सबसे बड़ी परेशानी तो पैसों की थी, वो तो आपने सॉल्व कर ही दिए ना। बेटा वो पैसे मैं किसी जरूरतमंद को पहले ही दे चुका हूँ। क्या? पूरे 2 लाख रुपए? हाँ, पूरे के पूरे 2 लाख रुपए। पापी कैसे कर सकते हैं? ये इतनी जिंदगी का सवाल है। बेटा वहां पर भी किसी की जिंदगी का सवाल था। क्या? अजय, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अरे जनाब ही तो हैं जिन्होंने हमें सब कुछ सिखाया है, और तुम कह रहे हो कि हम उन्हें धोखा दे दें। कैसा धोखा? अरे धोखा तो वो तुम सबको दे रहे हैं। और एक बात बताओ, तुम गांव से यहाँ किस लिए आए थे? 150 रुपए पर शो नाटक करने या फिल्म स्टार बनने? अरे बाहर की दुनिया में जाकर देखो, बहुत कुछ कमाना बाकी है। मेरा बस एक सपना था, केएन कॉलेज में इंजीनियरिंग करना चाहता था मैं, लेकिन पापा ने मेरा वो सपना भी तोड़ दिया। कोई आपके अस्तित्व को
ठोकर दे तो आप शायद कर सकते हैं, लेकिन कोई आपके अस्तित्व को नकारे ये आप सहन नहीं कर सकते। और अजय, मेरे पापा मेरे अस्तित्व को नकारते हैं अजय, नकारते हैं। एक तुम ही हो जो मुझे मेरे पापा लौटा सकते हो अजय, लौटा सकते हो। मैं? हाँ, तुम। देखो, मेरे पापा को सबसे ज्यादा भरोसा तुम ही पर है। तुम उन्हें धोखा देकर भाग दो। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और शायद हमेशा के लिए टिकट छोड़ देंगे। प्लीज अजय, मुझे मेरे पापा लौटा दो अजय, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। मेरे पापा मुझे लौटा दो अजय, प्लीज प्लीज मेरे पापा मुझे लौटा दो अजय, मेरे पापा मुझे लौटा दो अजय, प्लीज मेरे पापा मुझे लौटा दो। एक तरफ गांव में तुम्हारे पिताजी बीमार थे और दूसरी तरफ मेरे बेटे के एडमिशन की डेट निकली जा रही। फिर भी मैंने बिना सोचे समझे सारे पैसे तुम्हें दे दिए, लेकिन फिर भी तुम मुझे छोड़कर चले गए। ये थी मेरी नाराजगी की असली वजह। लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम्हें मेरे बेटे ने ही उकसाया होगा। जनाब, आपने मेरे लिए अपने बच्चे का सपना तो कुर्बान कर दिया, वो भी एक पल सोचे बगैर। कैसे? यकीन करना मुश्किल है ना कि मुझमें भी जज्बात हो सकते हैं। तुम थिएटर छोड़ने के बाद सीरियल में चले गए और देखते ही देखते बहुत ही बड़े सुपरस्टार भी बन गए। तुमसे प्रेरणा लेकर मेरे बाकी सारे बच्चे कलाकार धीरे धीरे मेरा साथ छोड़कर चले। कैसा लगता है जब घंटों बैठकर ताश के पत्तों का महल बनाओ और कोई एक पल में फूंक मारकर जनाब, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके पैर पड़ता हूँ जनाब, माफ कर दीजिए। मैं आपके पैर पड़ता हूँ। नहीं बेटा, नहीं। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुमसे। मेरे एक सवाल का जवाब दो। मैंने तुम्हारी मदद क्यों की? मैंने तुम्हें पैसे क्यों दिए? ताकि तुम अपने पिताजी का गांव में इलाज कर पाते अच्छे से और तुम्हारे सर से ये टेंशन का बोझ हट जाता और तुम थिएटर पर बिना टेंशन लिए बिना फोकस करते। और इस तरह थिएटर को एक सेवक गंवाना नहीं पड़ता। यानी कि तुम्हारी मदद करते समय मेरे दिमाग में तुम्हारा नहीं थिएटर का ख्याल आया था, थिएटर का। अरे मैं कितना स्वार्थी हो गया था, कितना स्वार्थी। काश मैंने अजय को थोड़ा सा और वक्त दिया होता, थोड़ा सा। काश मैंने अजय के सपनों को थोड़ी सी और अहमियत दी होती, थोड़ी सी। काश मैंने उसे थोड़ा सा और प्यार दिया होता, थोड़ा सा। अगर आज मैं, तुम और अजय इस
मुकाम पर खड़े हैं ना, तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मेरा स्वार्थ। अरे हम कलाकार इतने स्वार्थी क्यों होते हैं? जो कलाकार अपने परिवार को छोड़कर कला के पीछे भागता है ना, वो ये क्यों भूल जाता है कि अपनों को खुश रखना भी तो एक कला है। अपने ना आप एक अच्छे नाते चले, लेकिन आज मैं सबसे पहले एक काम करूंगा। सबसे पहले मैं घर जाकर अजय से माफी मांगूंगा, और मैं जानता हूँ कि वो मुझे माफ कर भी देगा। कर देगा ना वो मुझे माफ? अरे जरूर करेगा जनाब। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, अगर उस दिन अजय मुझे नहीं भी उकसाता ना, तो भी मैं एक ना एक दिन थिएटर को छोड़ ही देता। हर कोई मशहूर होना चाहता है, मैं भी होना चाहता। हर कोई चाहता है कि लोग उसे फेसबुक के पेज पे नहीं, विकिपीडिया के पेज पर देखें। बड़े सपने देखना कोई गुनाह नहीं है ना हुजूर। बेटा, एक सवाल मैं तुमसे बहुत पहले से पूछना चाहता हूँ। जरा मुझे बतलाओ ये कामयाबी का स्वाद कैसे होता है? जरा मुझे बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। अनजान आंखों में जब अपने लिए प्यार दिखता है ना हुजूर, तो बहुत अच्छा महसूस होता है। बेटा, तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैं तुम्हारी फिल्में देखता हूँ कि नहीं? अरे मैंने तुम्हारी सारी फिल्में देखी है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। सच में? और तो और तुम्हारे आज तक न्यूज़पेपर में जितनी भी तस्वीरें और इंटरव्यू छपे हैं ना, वो सब मैंने वहां पर संभाल कर रख रखे हैं। You really proud me, जनाब? Yes, I am really proud of you. सच ना? हाँ। पता है जनाब, मेरे पास सब कुछ था, पैसा, अवार्ड, सब कुछ, पर फिर भी एक खालीपन सा महसूस होता था। अरे ऐसी कामयाबी किस काम की जो किसी के साथ बांटी ना जा सके। लेकिन आज मुझे कामयाब महसूस हो रहा है जनाब। आज मुझे कामयाब महसूस हो रहा है। जनाब, ये समीर का ट्यूशन खत्म होने में अभी थोड़ा वक्त है, तब तक क्या करें? एक नाटक? अरे नहीं, मैं चला यहाँ से। अरे मैं आज बहुत थक गया हूँ, ये नाटक वाटक मुझसे नहीं हो पाएगा। जनाब, याद नहीं आप ही कहते थे कि नाटक में रिटेक्स नहीं होते, तो अभी तो आपको नाटक करना पड़ेगा। चलो ठीक है, हो जाए फिर आज यही और इसी बात। बिल्कुल। ये रही नाटक के स्क्रिप्ट, और तुम्हारा कैरेक्टर है गांव से आया हुआ एक जाहिल गंवार लड़का, जिसे ठीक से बोलना तो नहीं आता, पर बॉलीवुड सुपरस्टार बनना और हाँ, नीचे आधे अधूरे लेखक मोहन राकेश,
फिर एक बार फिर से वही शुरुआत। तब तेरी कर दी ना गड़बड़। क्या हुआ जनाब? मैंने कहा था कि तुम्हारा कैरेक्टर है गांव से आया हुआ जाहिल गंवार लड़का जिसे ठीक से बोलना नहीं आता। अब उसे ठीक से बोलना नहीं आता तो उसे सा और शाह के बीच में अंतर कैसे समझ में आ गया? Cameraman.